अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग क्या खैरियत से होंगे। सर, एक पास पेपर करने के बाद अब हम आगे ये देख लेते हैं कि और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, जो कि मतलब वो केसेस का मतलब ये है कि वो हालात और वाक़यात जो आपको मजबूर करेंगे कि आप अपने प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स से कंप्लाई ना कर पाए। अच्छा भाई, अगला जो केस है हमारा वो है सर आपका थ्रेट ऑफ डिसमिसल। अच्छा भाई, थ्रेट ऑफ डिसमिसल होता क्या था, इस बात को समझ लेते हैं। भाई, सामने वाला आपको क्लाइंट आके बोल रहा है कि भाई अगर आपने 5 दिनों के अंदर ऑडिट कंप्लीट नहीं किया, 15 दिनों के अंदर ऑडिट कंप्लीट नहीं किया, तो हम आपको अपने पास से एज अ ऑडिटर हटा देंगे। अपने पास से एज अ ऑडिटर हटा देंगे। अच्छा भाई, तो इसमें मसला क्या है भाई? इसमें मसला ये है कि आपका अपना पर्सनल मफाद आ जाता है, आपका रेवेन्यू मारा जाता है। अच्छा, डिसमिसल एक और जगह पे भी आ सकता है। देखो, तरीका कार होंगे डिसमिसल के। पहली चीज, आप उस पे ज्यादा हैविली फीस पे डिपेंड करते हैं। यानी लेट से आगे वो अलग से केस भी आ रहा है कि भाई मैं अगर कहूँ कि मेरी पूरी फर्म के 50 क्लाइंट हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इस एक क्लाइंट से मेरी पूरी फर्म का 40% रेवेन्यू आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं इस क्लाइंट को अपने पास से जाने दूंगा? नहीं सर, मुझे हमेशा एक डर लगा रहेगा कि सामने वाला बंदा मुझे कटा ना दे। तो जब ये सीन होता है कि भाई सामने वाला मुझे कटा ना दे और सामने वाला खुद आके बोल दे, आपको धमकाए कि जल्दी ऑडिट खत्म करो वरना निकाल देंगे तुम लोगों को, तो सर दिस विल क्रिएट अ थ्रेट। और सर कौन सा थ्रेट होगा? सर उसको हम कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। और अगर पैसे की बात होती है तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आता है। भाई देखो, सामने वाला आपको धमका रहा है ना, इंटिमिडेट कर रहा है कि जल्दी से काम करो वरना फारिग कर दिए जाओगे। तो ये तो हो गया इंटिमिडेट करना। पर अगर सामने वाला आपको अपेरेंटली आके, बात समझिएगा, सामने वाला आपको अपेरेंटली आके कह नहीं ना कि आप हैविली डिपेंडेंट है उसकी फीस के ऊपर, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी क्रिएट करेगा, अलॉन्ग विद इंटिमिडेशन थ्रेड भी क्रिएट करेगा कि हो सकता है वो धमकी दे दे। अब सर, ये वाला जो थ्रेट ऑफ डिसमिसल है कि सामने वाला आकर आपको मुंह से कह रहा है कि निकाल देंगे तुम्हें, सर ये थ्रेट हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ये थ्रेट हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें सामने वाले की इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाता है कि सामने वाला जब ये हरकत कर रहा है तो उसने फाइनेंशियल्स में क्या किया होगा। बात क्लियर है? तो सर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सेफगार्ड ये है कि भाई आप सबसे पहले जाके कम्युनिकेट करेंगे 2 साल विद गवर्नेंस है। उनको बताएंगे कि भाई आपकी मैनेजमेंट ये अनएथिकल हरकतें कर रही है, हमें बार बार धमका रही है कि हम आपको निकाल देंगे। हम तो ऑडिट करने आए हैं भाई, आपकी गवर्नेंस से आप देखें कि भाई उनको बोलो कि ऐसे काम नहीं करें। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद अगर 2 साल विद गवर्नेंस भी नहीं बात को मानते तो मैं सीधा सीधा विड्रॉ कर जाऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जब आपको एक सामने वाला बंदा कह रहा है कि जल्दी काम करो, इंटिमिडेट कर रहा है आपको, तो आपको नहीं लगता कि दिस इज टेक्निकली अ स्कोप लिमिटेशन? आप नहीं कर सकते कम टाइम में काम, आप नहीं कंप्लीट कर सकते उसको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर इसके लिए सेफगार्ड ये है, कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि यू शुड टॉक टू दो शार विद गवर्नेंस। अगर वो भी नहीं मानते तो आपके पास एक अलग ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? सर यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगला केस अगर मैं देखता हूँ, केस 9, तो वो ये है कि भाई इंगेजमेंट टीम मेंबर या रिलेटिव, देखिए दोनों चीजें कवर की है मैंने इसमें। इंगेजमेंट टीम मेंबर यानी ऑडिट टीम का बंदा, कोई भी ऑडिट टीम का बंदा, या तो उसका रिलेटिव शेयर्स होल्ड करता है कहां पर? क्लाइंट में। अच्छा जरा बात समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं या मेरी बेगम या मेरे बच्चे या मेरे वालिद या मेरी वालदा, कोई भी, यानी मी और इंक्लूडिंग माय क्लोज रिलेटिव, यानी भाई मैं कह रहा हूं कि मी या इंक्लूडिंग माय क्लोज रिलेटिव्स या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, अगर वो शेयर्स होल्ड करते हैं मेरे ऑडिट क्लाइंट के अंदर, तो क्या थ्रेड क्रिएट होगा? भाई थ्रेड ये क्रिएट होगा कि एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा, पर्सनल मफाद आ जाएगा। अच्छा सर, पर्सनल मफाद कैसे आ जाएगा? भाई सीधी सी बात है कि आप जो भी गलती निकालेंगे तो अल्टीमेटली डेट विल हिट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। आप कभी नहीं चाहेंगे उस कंपनी को नुकसान होगा। उस कंपनी को नुकसान हुआ तो उसकी शेयर्स की वेल्थ में डिक्लाइन आएगा। तो या तो आप अफेक्ट होंगे या तो आपका क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर इफेक्ट होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो सर इसमें कहता ही है कि भाई थ्रेड आएगा आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है कि थ्रेड कितना सिग्निफिकेंट होगा? बात समझें। अगर एक फर्म का ट्रेनी है, अगर एक फर्म का ट्रेनी है और नया नया आया है, उसको मैंने एक्सपेंसेस पे लगाया है, छोटे मोटे कामों पे लगाया हुआ है, तो अगर उस फर्म के ट्रेनी ने वो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो एज सच कोई मसले वाली बात नहीं है। थ्रेट तो होगा बट उसकी सिग्निफिकेंस कम होगी। अगर मैं कहूं कि ऑडिट मैनेजर ने, जिसको ओवरऑल एंगेजमेंट को रिव्यू करना पूरी जिम्मेदारी है उसकी,
तो सर आपको क्या लगता है कि थ्रेड कम होगा? नहीं सर, थ्रेड वुड बी सिग्निफिकेंट। पार्टनर ने किया हुआ तो थ्रेड विल बी इवन मोर सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट। कि वो तो भाई अलाउड ही नहीं है, वैसे तो किसी टीम मेंबर का अलाउड नहीं है, पर सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो सबसे पहले ये कहता है, ये देख लो कि भाई जब आप या आपका क्लोज फैमिली मेंबर शेयर्स होल्ड करता है, तो देखो जिस बंदे ने होल्ड किए हुए हैं, जिस बंदे ने होल्ड किए हुए हैं, या जिस बंदे के फैमिली मेंबर ने होल्ड किए हुए हैं, उसकी पोजीशन इस ऑडिट क्लाइंट में, उस फर्म में क्या है, वो किस रैंक पे काम कर रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है एंगेजमेंट को। क्योंकि देखो एंगेजमेंट मैनेजर तो सब देख रहा होता है ना ओवरऑल। एक ट्रेनी है, मैंने कहा लेट से 5 लोगों की टीम गई, जिसमें से मैंने एक को पीपी ऑडिट करने के लिए दिया, उसी बंदे को सेल्स दिया, उसी बंदे को रिसीवेबल्स भी दिया, और एक जूनियर है उसको मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो यार वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। पर अगर एंगेजमेंट मैनेजर की बात करो, तो एंगेजमेंट मैनेजर तो पूरी एंगेजमेंट को देख रहा होता है, गलतियां उसके सामने से गुजरती हैं, वो रिव्यू करता है, वो देखता है। तो अगर उसी के शेयर्स फंसे हुए होंगे वहां पर, उसी के शेयर्स होंगे, तो वो कभी भी गलती नहीं निकालेगा। देखते हुए भी उसको अनजान बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि सर वो ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करेगा, वो बायसनेस ले आएगा अपनी जजमेंट्स के अंदर, ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। फिर वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में वो कहता है कि भाई सिग्निफिकेंस इस चीज पे भी बेस करती है कि अगर क्लोज फैमिली मेंबर ने या इमीडिएट फैमिली मेंबर ने होल्ड किया हुआ, तो उस बंदे से रिश्ता क्या है। अगर लेट से सौतेला भाई है, तो भाई जाहिर सी बात है उसका जो सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट है वो क्या होगा, कम होगा। अगर बेटा है, वो बेटा कहलाता है इमीडिएट फैमिली मेंबर। अच्छा, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं? डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स, सही जी। तो अगर मैं कह रहा हूँ वाइफ ने होल्ड किया हुआ, थ्रेट बहुत ज्यादा होगा। तो समझने की बात यह है कि वो देखता है क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। देखो कि ऑडिट टीम के किसी फैमिली मेंबर ने अगर होल्ड किया हुआ, तो वो फैमिली मेंबर कौन है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है और इमीडिएट फैमिली मेंबर है, तो देन थ्रेट विल बी सिग्निफिकेंट। पर ऑल टुगेदर ये भी देखो कि उस बंदे की पोजीशन क्या है जिसके रिलेटिव ने होल्ड किए हुए। अच्छा, अगर पार्टनर ने या पार्टनर के रिलेटिव ने होल्ड किए हुए, तो डेफिनेटली थ्रेट वुड बी सो सिग्निफिकेंट। और फिर वो तीसरी चीज कहता है कि भाई थ्रेड की सिग्निफिकेंस इस चीज पे भी बेस करती है कि आपने कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। अबे एक शेयर अगर होल्ड किया हुआ है, तो फिर क्या मसला है? आई थिंक कि ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। तो खैर देख लेते हैं कि बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्टर, यानी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, यानी किस चीज पे सिग्निफिकेंस बेस करती है थ्रेड की, वो ये चीजें हैं। पोजीशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, if relative of a member has purchased the shares, his relationship nature will be considered, यानी उसका relationship क्या हो थ्री मेंबर से। और सर मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम है, वैल्यू ऑफ शेयर्स कम है, तो थ्रेड होगा, बट वो सिग्निफिकेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। अच्छा सर, अगर मैं आपसे बात पूछूं, इंसानी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सिर्फ, कि अगर मैं कहूं कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा थ्रेड को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस बंदे को टीम में ही नहीं लो जिसके पास शेयर्स है, उससे बोल दो कि भाई अपने शेयर्स को बेच दे। भाई दो तो मेजर काम ये हो सकते हैं ना, कि उसको बोलो भाई, रिक्वेस्ट करो उसको कि भाई अपने शेयर्स बेचो। दूसरी चीज क्या होती है सर, उसके शेयर्स नहीं बिक रहे, आप उसको टीम में नहीं लें। बोले भाई नहीं रख सकते आप यहाँ पे, कहीं और जाके ऑडिट करें, किसी और एंगेजमेंट पे ऑडिट करें। इस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है यहाँ पर। और अगर उसके फैमिली मेंबर ने होल्ड किए हैं, तो आप उसको बोलेंगे अपने फैमिली मेंबर को बोलो डिस्पोज करे। बात क्लियर है? तो सर ये देख लेते हैं यहाँ पर के सेफगार्ड्स क्या थे। मेंबर मस्ट नोटिफाई द फर्म, पहला सेफगार्ड तो ये है कि भाई जो मेंबर, अच्छा मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारी है ना ईवाई में क्वार्टरली इंडिपेंडेंस होती है। क्वार्टरली इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो हमसे पूछता है कि भाई आप एक एक एमआईएस बनती है पूरी ऑटोमेटिक, ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि भाई जिसमें हमसे पूछता है कि भाई आपने किस किस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो अगर मैंने जिस जिस कंपनी के होल्ड किए हुए होते हैं ना, तो मैं कंपनी का नाम डालता हूँ, अपनी होल्डिंग डालता हूँ, और उसकी वैल्यू डालता हूँ उस दिन जिस दिन नोटिफाई कर रहा होता हूँ। अच्छा, इससे होता क्या है, पूरी एक एमआईएस बन जाती है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है फर्म का। तो जब मुझे क्लाइंट असाइन होता है ना, कोई नया क्लाइंट आ गया, तो उसमें देखा जाता है कि भाई आकाश मुकेश कुमार के कोई शेयर्स है इसमें, वो क्लिक होता है, वो लिंक होता है। यानी जैसे ही मैं उस क्लाइंट की फाइल ओपन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ओपन करूंगा, मैं ऑडिट करने के लिए घुसूंगा, वो एक पॉपअप मैसेज दे देगा कि भाई यू होल्ड शेयर्स हेयर। आप जाके इसको पार्टनर को रिपोर्ट करें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मस्ट नोटिफाई द फर्म। आप पार्टनर को जाके नोटिफाई करो, और उसके पास भी पॉपअप मैसेज आएगा, दिस इज ऑटो नोटिफिकेशन, दिस इज ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। यानी मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा जो बताएगा कि आकाश ने शेयर्स होल्ड किए, वो किसी भी टीम मेंबर ने होल्ड किए, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली इंडिपेंडेंस होती है। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें झूठ लिख दें। भाई देखो, मैं झूठ क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरा काम है ऑडिट करना। मैं अपना एक ट्रू पिक्चर में, ट्रू फेथ में काम करूंगा। अगर मैं ही दो नंबरी करूंगा, तो फिर ऑडिट किस बात का।
आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि भाई हर क्वार्टरली इंडिपेंडेंस हमसे साइन करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक साइन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइन के ऊपर वो बोलते हैं क्लिक करो साइन ऑफ के ऊपर कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सही दी है, अगर इसमें कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी एम्प्लॉयमेंट पे मसला हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो सर हम ऐसे क्वार्टरली इंडिपेंडेंट साइन करते हैं, और इंडिपेंडेंट साइन करने के बाद हम उसमें कंफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं कि ये जगहों पे मैंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, और इवन मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने क्या क्या होल्ड किए हुए हैं वो तक बताते हैं, ताकि एक MIS क्रिएट होती है, समझ आए कि भाई किस किस बंदे की कहाँ कहाँ शेयर्स हैं, ताकि इंडिपेंडेंट इंश्योर हो सके। तो खैर, या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जो पता लग जाता है, या तो आप फिर खुद जाके नोटिफाई करते हैं यार आपने मुझे एक क्लाइंट दिया पर मैं यहाँ पे शेयर्स होल्ड करता हूँ। सही है, नोटिफाई करते हैं फर्म को। अच्छा, फर्म विल रिक्वेस्ट हिम रिलेटेड टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। उनको बोलो या भाई आप या तो शेयर्स बेचें, अपने रिलेटिव को बेच, बोलो कि शेयर्स बेचें। भाई वो बोलता है भाई हम क्यों बेचें, हमने तो कमाने के लिए किए हैं। तो सिंपल बात है कि भाई अगर देखो, पहली चीज तो ये, अगर मान गया तो कोई थ्रेट नहीं है, शेयर्स बिक गए, कहानी खत्म, जो भी थ्रेट था खत्म हो गया। अच्छा, अगर नहीं बेचता तो भाई उस टीम मेंबर को क्या करो, मैंने आपको बताया था, हटा दो वहां से, नहीं बनाओ उसको ऑडिट टीम का पार्ट, खत्म हो गई बात। अच्छा, फिर बोलता ही है कि भाई आप चाहें तो उसका काम भी रिव्यू करवा सकते हैं। देखिएगा, रिव्यू हिज वर्क डन बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंश्योर दैट नो बेनिफिट इज गिवन टू द क्लाइंट। यानी लेट से समझिएगा, मैं ऑडिट कर रहा था, मैंने ऑडिट शुरू कर लिया, मेरी बेगम ने मुझे 1 महीने बाद बताया कि मैंने इस क्लाइंट में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। मैंने इस क्लाइंट में क्या होल्ड किए हुए हैं, शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। मैंने कहा यार बेगम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोल रही है तो क्या हो गया, मुझे क्या पता आप इस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं। तो मैं गया पार्टनर के पास, मैंने बोला सर माय वाइफ होल्ड्स XYZ नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी जिसको मैं ऑडिट कर रहा हूँ। तो बॉस ने कहा यार देख आकाश, तेरे पे तो भरोसा है, पर हो सकता है तुमने एडिटिव एडवांटेज लिया हो, तो जो तुमने काम किया है ना 1 महीने में, ये मैं किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवाऊंगा। मैंने कहा सर करवा ले, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, पर सर आई शपथ मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। मैंने को तो जो पता लगा मैंने आपको आके बता दिया। तो मुझे बॉस कहता है अपनी वाइफ को बोलो बेच दे शेयर्स। मैंने कहा नहीं सर, ये मतलब ये तो घर गृहस्थी वाली बात है, घर में भी रहना है, ऑफिस में भी रहना है, तो कोई बीच का रास्ता निकाले। उन्होंने बोला कि भाई बीच का रास्ता तो निकालें, पर तुम्हारी वाइफ जो शेयर्स होल्ड करती है वो तुम्हें पहले क्यों नहीं बताते? मैंने कहा सर नहीं बताते, जब पता लगा तो बता दिया आपको आगे। बात क्लियर है? तो सर या तो फिर बॉस कहेगा भाई आप इस एंगेजमेंट से मूव हो जाएं, कहीं और चले जाएं, अगर आपकी वाइफ बेचती है तो 1 महीना जो तुमने काम किया मैं उस काम को रिव्यू करवा लूंगा। बात क्लियर है? अच्छा सर, अब लेके चलते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस है हमारा सर फीस ओवर ड्यू। सुकून से समझिएगा सर, फीस ओवर ड्यू का मतलब यह है कि लेट से पिछले साल ऑडिटर था KPMG, पिछले साल ऑडिटर था KPMG, सही है जी। और आपको पता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स में मैं उसको खत लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा क्लाइंट की परमिशन लेकर कि भाई मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सही जी। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई डू यू नो द एनी रीजन दैट वी शुड नो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट या दिस एंगेजमेंट, लिखता हूँ। अच्छा भाई, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अमाउंट दिखी, ऑडिट रेम्यूनरेशन पेएबल टू ऑडिटर्स। अच्छा, यानी KPMG को फीस अब तक पे नहीं हुई, इसको हम कहते हैं फीस ओवर ड्यू। बात समझिएगा भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात नहीं लगती, आपको ये बात समझ नहीं आती कि अगर अगर ऑडिटर की फीस एक लंबे अरसे से ड्यू हो, अगर ऑडिटर की फीस बोल रहा हूँ, ऑडिट फी जो ऑडिट करने के लिए हम फीस लेते हैं, वो लंबे अरसे से ड्यू हो, तो आपको नहीं लगता कि ऑडिटर का अपना पर्सनल मफाद आ जाता है, तो वो अपनी फीस को क्लियर करवाने के लिए मे बी बायस हो जाए अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए। अच्छा, ये तो सर प्री डिसेसर ऑडिटर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब अगर हम फीस के रिलेटेड बात करें तो हमने कुछ क्लॉजेस पहले भी किए हैं। एक फी का क्लॉज हमने किया था कि सर आप पिछले ऑडिटर के मुकाबले में, उसके मुकाबले में कम फी चार्ज नहीं कर सकते अनलेस आपका क्वांटम ऑफ वर्क सिग्निफिकेंटली कम हो। ये हमने किया हुआ है, याद करें हमने फीस वाला एक किया था कि भाई आप पिछले ऑडिटर के मुकाबले में कम फीस चार्ज नहीं कर सकते, ये मना है। क्यों? क्योंकि सर आप फिर अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। अच्छा, फिर आज एक और केस कर रहे हैं, एक और केस क्या करना है सर, फीस ओवर ड्यू का। फीस ओवर ड्यू का यहाँ पर मतलब ये कि फीस आउटस्टैंडिंग है पिछले ऑडिटर की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात आपको नहीं लगती कि अगर पिछले ऑडिटर की फीस आउटस्टैंडिंग है और वो रिपोर्ट साइन करके दे चुका है, अगर वो रिपोर्ट साइन करके दे चुका है, तो खुदा के बंदो ये सोचो, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि सामने वाले ने अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करके प्रेशर में आके रिपोर्ट साइन कर ली हो, और सामने वाले ने कहा हो कि हाँ यार हम तुम्हारी फीस दे देंगे।
तो वो सबसे पहले कहता है कि भाई जब फीस ओवरड्यू होती है तो उसके अंदर सर हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट सेट आता है, हमारे पैसे फंसे हुए होते हैं। तो सर इस चीज की सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है भाई? अगर लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर फर्म एंड फीस इज ओवरड्यू, तो सर मुझे एक बात बताओ कि अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था और उसकी फीस अब तक ओवरड्यू है तो भी ये सिग्निफिकेंट है फैक्टर। ये फैक्टर इतना सिग्निफिकेंट है कि भाई ये सेट आपका एक्सेप्टेबल लेवल लाने के लिए आपको अपने सेफगार्ड्स को अप्लाई करना होगा। क्योंकि जब खुद सोचो कि उसकी फीस क्लियर नहीं हुई तो तुम्हारी फीस भी क्लियर नहीं करेगा, तो तुम भी फंस जाओगे इस मामले में। अच्छा भाई, और लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय आवर फर्म एंड फीस इज ओवरड्यू। अब देखो बात समझिएगा, दो केस हो सकते हैं। या तो लास्ट ईयर भी ऑडिटर हम थे, लास्ट ईयर भी ऑडिटर हम थे, इस साल भी ऑडिटर हम हैं, और सर हमें पिछले साल के पैसे भी नहीं मिले, पिछले साल के पैसे भी नहीं मिले। तो मुझे बताओ कि सर आपको नहीं लगता कि यू विल बी इन अ प्रेशर, आप पे प्रेशर डाला जाएगा कि भाई सही है आपने ऑडिट कर। देखो ये बात तो अलग है ना, आप में से कोई बच्चा बैठ के सोचा होगा सर हम कोर्ट ऑफ लॉ में तो चैलेंज कर सकते हैं। भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन करेगा? वो कहता ही है कि आपके पैसे तो फंस गए ना, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाओगे, अपने लॉयर्स को फीस दोगे, उसमें ही आप मर जाओगे। तो इसीलिए उन चक्करों से बचने के लिए एक फर्म के ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है कि यार अपने पैसे निकलवाओ, जान छुड़ाओ, लोगों को पैसे देने होते हैं, सैलरीज देनी होती हैं। तो वो कहता है कि अगर फीस ओवरड्यू हो चुकी है तो दिस विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट। और फिर आप ये देखते हैं कि अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था और उसकी फीस ओवरड्यू है, प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था उसकी फीस ड्यू है, तो सर स्टिल देयर इज द थ्रेट। और मैं कह रहा हूं अगर मैं प्रीडिसेसर मतलब पिछले साल भी मैं ही ऑडिटर था, इस साल भी मैं ही ऑडिटर हूं, तो सर ये थ्रेट और ज्यादा हो जाता है क्योंकि तुम ही ऑडिट कर रहे हो और तुम्हारे पिछले पैसे भी फंसे हुए हैं। तो सर इसके ऊपर सेफगार्ड किया सर, इसके ऊपर सेफगार्ड ये है कि अगर लास्ट ईयर ऑडिट वाज डन बाय अनदर फर्म देन डू नॉट एक्सेप्ट द क्लाइंट। आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि भाई पहले उसकी फीस क्लियर करो फिर बात करते हैं, क्योंकि यार लॉजिकल सी बात है, जब उसके पैसे क्लियर नहीं करे तो तुम्हारे कहां से करेगा? बात समझ आ रही है? अच्छा सर अब आप कह रहे होंगे सर हो सकता है उसने ऑडिट फी का अक्रूवल बुक किया हो बाद में क्लियर किया हो। भाई मैं कह रहा हूं कि जब आपको लेट से उसने भाई 2022 का ऑडिट किया केपीएमजी में, 2023 में मैं आ गया, 2023 में आते आते मुझे जून हो गया, मैंने जून के हाफ ईयर अकाउंट्स देखे और मैंने देखा कि यार उसकी तो फीस अब तक क्लियर नहीं हुई है। मैंने कहा 6 महीने से फीस क्लियर नहीं हुई, क्या हो गया भाई? यानी फीस ओवरड्यू का मतलब ये है कि चाहिए अक्रूवल बुक हुआ है पर एक टाइम स्पेन होता है जिसपे ऑडिट फी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो जमाने दराज से क्लियर नहीं हुई, तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं इस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि थ्रेट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मुझे पता है मेरे भी पैसे फंस जाएंगे, तो मैं फिर अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। अच्छा भाई दूसरा सेफगार्ड, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट हमने ही कंडक्ट किया था, सही है, और क्लाइंट एक्सेप्ट, तो जाहिर सी बात है भाई अगर लास्ट ईयर का ऑडिटर मैंने किया था तो क्लाइंट तो फिर एक्सेप्ट हो सकता है, सही है। पर वो क्या ये रहा है कि भाई इफ लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय आवर फर्म देन क्लाइंट कैन बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे चुके थे। पर अब मसला ये है कि आपको वो कह रहा है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करना, सही है, या तो सारी या तो सब्सटेंशियल फी आ चुकी हो। एग्जाम्पल देता हूँ, 2022 का ऑडिट आपने किया, 2023 का भी आप कर रहे हैं। अच्छा बात समझिएगा, 2022 के जब आपने ऑडिट किया ना, 2022 के जब ऑडिट किया आपने, आपकी फीस ओवर ड्यू थी, आप सामने वाले को ये कहेंगे कि भाई पहले मेरे पैसे क्लियर कर। अच्छा जब पैसे आपके क्लियर हो जाएंगे ना, सब्सटेंशियली क्लियर हो जाएंगे, 90% 95% पैसे बाहर आ गए आपके, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। अब तुम बोलते हो बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी, आपके पास पैसे आ चुके हैं, और पैसे आ चुके हैं तो आप विदाउट किसी प्रेशर के अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर काम करेंगे। आप बोलेंगे सही है भाई मेरा तो रिकवरी हो गई ना, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेरा दिमाग कैसे चलता है और मैंने जितने भी एविडेंस ऑब्टेन किए हैं मैं उसके हिसाब से ही ओपिनियन दूंगा। अब इसको इसके बरक्स सोचो, इसके बरक्स ये सोचो आप कि अगर लेट से, इसके बरक्स अगर आप सोचो, अगर लेट से आप फीस रिकवर किए बगैर साइन कर लेते तो कोई 3 लोग देखते, 4 लोग देखते, वो कहते यार इसने प्रेशर में साइन की होगी रिपोर्ट, इसने प्रेशर में साइन की होगी क्योंकि सामने वाली क्लाइंट ने कहा होगा तू बेटा पहले रिपोर्ट साइन कर फिर तेरे को पैसे दूंगा। आप बोलोगे नहीं पहले पैसे दो फिर रिपोर्ट साइन करूंगा। पर ये केस कब होगा? ये केस कब होगा जानिए, ये केस तब होगा जब आप कहेंगे कि आपकी फीस ओवर ड्यू हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। यानी सर यूं समझें देखें, मैंने कहा मैंने 2022 का ऑडिट कर रहा हूँ, 2022 में मैंने ऑडिट कर लिया, मेरी फीस ओवर ड्यू हो गई, फिर वो कह रहा है कि भाई अब अगली रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करना जब तक पिछले पैसे रिकवर नहीं हो जाते, वरना आपकी ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी इन ऑर्डर टू रिकवर योर मनी। बात क्लियर है? अच्छा भाई,
वो बोलता है कि भाई दोस्त शाबित गवर्नेंस से बात करें कि भाई मैनेजमेंट जो है हमारी फीस क्लियर नहीं कर रही है, तो वो उनको बोल देंगे। अच्छा भाई, वो बोलता है कि भाई अपॉइंट कर लीजिएगा रिव्यू टू चेक वेदर द वर्क डन बाय द फर्म ऑन द क्लाइंट टू वेरीफाई दैट नो फेवर इज गिवन, यानी हमने कोई फेवर नहीं दी होगी। बात क्लियर है? तो यानी सर अगर मैं ये कहूँ आपको कि लंबे अरसे दराज से अगर हमारी फीस ओवर ड्यू है, तो पहले तो यूं कर लेते हैं कि पिछले प्री डिसेसर ऑडिटर की ड्यू है, तो आपको पता लगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त, तो आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता आपके पैसे भी फंस जाएंगे, डूब जाएंगे, तो आप अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेट्स से आप ही पिछले साल ऑडिटर थे, अभी भी आप ऑडिटर हैं, तो आप इस साल का ऑडिट एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि देखो वो तो रिपोर्ट साइन करके दे चुके हैं ना पिछले साल की। प्लीज सुनिएगा, पिछले साल की रिपोर्ट आपने साइन करके आपने बिल कर दिया होगा और उसने भाई ने अब तक क्लियर नहीं किया, तो वो कह रहा है कि भाई अगले साल का ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, पर अगले साल की रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करना जब तक वो आपके पैसे पूरे या सब्सटेंशियली क्लियर नहीं कर देता, ताकि आपकी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। क्योंकि देखो पहले साल के अंदर तो जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई होगी ना, क्योंकि आपने तो ट्रू फेथ में काम किया होगा। पर दूसरे साल जब आप ऑडिट करने लगे, आप रिपोर्टिंग स्टेज पे पहुंच गए, तब भी क्लियर नहीं किया, तब योर जजमेंट कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए कहता है कि सब्सटेंशियल सारे पैसे रिकवर करके फिर रिपोर्ट साइन करना, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा भाई सर, अब हम चलते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस आता है हमारा सिग्निफिकेंट फीस फ्रॉम द सिंगल क्लाइंट। अच्छा, उसमें इसने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर थ्रेशोल्ड दे दिया 15% और मोर का। इसकी एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैंने कहा मेरे 50 क्लाइंट हैं और 50 क्लाइंट में से एक क्लाइंट से मेरा रेवेन्यू कोई 30% का है, यानी 15% या उससे ज़्यादा। आपको नहीं लगता कि माई फर्म इज हैविली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्लाइंट, तो मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। ज़्यादा इंक्लाइंड का मतलब ये है कि सर मैं उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हूँगा, मैं उसके व्यूज को एक्सेप्ट करूंगा। मैं मतलब उसकी तरफ इतना इंक्लाइन हूंगा कि भाई मुझे तो, मेरे लिए तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो भाई। वो तो मुझे पूरे पैसे वहीं से आ रहे हैं, मेरी फर्म, मेरा घर, सब कुछ इसी से चल रहा है। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि यू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्लाइंट, अब भाई गोइंग कंसर्न में भी तो यही होता है, जब तुम क्लाइंट बन के सोचते हो, तुम क्लाइंट का सोचते हो, तुम क्या कहते हो, एक ही कस्टमर भाग गया तो गोइंग कंसर्न इशू हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो आपके गोइंग कंसर्न के इशू हो जाएंगे अगर वो एक बंदा चला गया। तो आपको नहीं लगता कि आप हैविली डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर? पर क्या आपका रिश्ता तो ऑडिट वाला है ना। आपका रिश्ता अगर ऑडिट वाला है तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई, आपको कभी करना ही नहीं है ऐसा कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर करें, कॉम्प्रोमाइज करें। पर वो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आप हैविली डिपेंडेंट हैं ऑन अ सिंगल क्लाइंट। तो मुझे बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूँ इस चीज से मेरे पास दो सेट आते हैं, एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट, सही है जी, और दूसरा सर इंटिमिडेशन सेट। सर इंटिमिडेशन सेट कैसे आता है? भाई सामने वाला आपको धमकाएगा, मैं आपको हटा दूंगा अपने ऑडिटर से, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ऐसे गरीब फर्म है जो पूरा डिपेंडेंट है मुझ के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पूरा डिपेंडेंट है मुझ पर, तो अगर वो क्लाइंट सोचता है ऐसा, तो वो आपको कभी भी धमकाएगा, तो आपको एक डर लगा रहेगा कि कभी भी मुझे ये ऑडिट से हटा ना दे। अब मुझे एक बात बताएं सर, देखें थ्रेड तो ये आ गया सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन, पर अब अगर मैं आपको कहूं कि सर सिग्निफिकेंस इस थ्रेड की किन चीज़ों पे बेस करती है, तो इंसानी दिमाग लगाओ, इंसानी दिमाग लगाओ। सर सिग्निफिकेंस किन चीज़ों पे बेस करेगी? सोचो भाई, सिग्निफिकेंस इस चीज़ पे बेस करेगी कि मैं कितनी सर्विसेज उस क्लाइंट को दे रहा हूँ। अगर मैं उस क्लाइंट को ज़्यादा सर्विसेज दे रहा हूँ तो थ्रेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट। सर थ्रेड सिग्निफिकेंट इसलिए होगा क्योंकि मैं अपना मेजर पोर्टफोलियो मेजर टाइम एक ही क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो थ्रेड क्या हो जाएगा सर? ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा ही है। तो देखिएगा सर, टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट। अच्छा फिर दूसरी चीज़ वो कहता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। अगर फर्म में टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ही कम है और आपके पास वो एक जाइंट क्लाइंट है जिससे आपका मेजर पोर्टफोलियो ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, तो सर फिर थ्रेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट। अच्छा, नंबर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, मैंने बता दिया। और तीसरी चीज ये है, फीस चार्ज फ्रॉम अदर क्लाइंट्स। अगर अदर क्लाइंट से फीस आपकी कम चार्ज हो रही है तो थ्रेड ज्यादा होगा, और अदर क्लाइंट से भी ज्यादा फीस चार्ज हो रही है तो फिर ये थ्रेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सर इसको रिड्यूस करने का या एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, सुनिएगा। आप क्लाइंट से बोलकर बोले कि भाई ये सर्विसेज हम आपको नहीं दे रहे, तो क्लाइंट बोलेगा यार बड़ा बेवकूफ़ है ऑडिटर, कि यार ये सर्विसेज वो खुद मना कर रहा है, उसको कमाना नहीं है क्या? तो भाई हम बोलेंगे हमें कमाना है, बट हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो करना है वो एथिकल होके करना है। तो इसलिए मैं ये सर्विसेज हटा रहा हूँ ताकि मेरा अपना पर्सनल मफाद ही खत्म हो जाए, सेल्फ इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए और इंटिमिडेशन भी खत्म हो जाए। तो पहला सेफगार्ड तो ये है कि भाई आप अपनी नंबर ऑफ सर्विसेज को क्या करें? रिड्यूस कर दें। दूसरा,
अपने क्लाइंटल को इंक्रीज करें। क्लाइंटल को इंक्रीज करने का मतलब ये कि बाकी क्लाइंट्स को घेरें, दूसरी कंपनीज भी ऑन बोर्ड करें ताकि रेवेन्यू स्प्रेड हो जाए और आपकी डिपेंडेंसी एक क्लाइंट के ऊपर खत्म हो जाए। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। तीसरा, अपॉइंट अ रिव्यू से अपने काम को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यूअर अपॉइंट कर लें ताकि आपकी जजमेंट्स की टेस्टिंग हो जाए इंडिपेंडेंटली किसी इंडिपेंडेंट बंदे से। बात क्लियर है? तो सर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ये सारे केसेस तक यहाँ तक देखिए और फिर हम कुछ और केसेस करके फिर पास पेपर ही पास पेपर करेंगे और फिर कोड ऑफ एथिक्स हो जाएगा खत्म। जज़ाकल्लाह।